Good afternoon everyone. Welcome back to the computer technology channel. Guys, today I'm continue again with my Python playlist. Today I will discuss about the types of histogram distribution and means the types of histograms according to frequency distribution and the types of histograms, simply the types of histograms. Okay, these are the two different things. मीन्स आपके पास हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था हिस्टोग्राम क्या होता है। एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बताया था कि हिस्टोग्राम जो है वो किस तरीके से बनता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम्स, लेकिन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आपने इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एंड द सेकंड वन इज सिंपली द टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम, राइट। तो इन दोनों चीज़ों में आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम्स, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, एक बार मैं फिर आपको रिमेंबर करवाना चाहती हूँ। हिस्टोग्राम हमने किया था, हिस्टोग्राम इस तरीके से आपका बनता है, दिस इज़ माय एक्स एक्सिस, दिस इज़ माय वाई एक्सिस। यहाँ पे आपका जो हिस्टोग्राम है वो किसके बीच में बनता है, फ्रिक्वेंसी और टाइम इंटरवल के बीच में, ठीक है। और जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बिन्स, और आई कैन से दैट द एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ेगी, एरिया हिस्टोग्राम का बढ़ेगा। और हिस्टोग्राम आपको पता है इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप के आपके पास डायग्राम बनेगा। इन्हें हम क्या कहते थे, बिन्स कहते थे। जितने नंबर ऑफ बिन्स आप बनाना चाहते हैं हिस्टोग्राम में वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन टू टाइप्स में है। एक है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपका हिस्टोग्राम कितने टाइप का होता है, एंड द सेकंड वन इज सिंपली द टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गाइज, ध्यान से सुनिएगा। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम हिस्टोग्राम को क्लासीफाई करने वाले हैं। वो कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट आपका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज बाईमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ इज मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ इज कॉम डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स्थ इज एज पीक डिस्ट्रीब्यूशन, सेवंथ इज डॉग डिस्ट्रीब्यूशन, and next one is in my next slide herd cut distribution, एट्थ वन हर्ड कट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपली आपने याद रखना है कि आपका जो हिस्टोग्राम है वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 8 टाइप्स के होते हैं, राइट। नॉर्मल, स्क्वीड, बाईमॉडल, मल्टी मॉडल, कॉम, एज पीक, डॉग, एंड द लास्ट वन इज हर्ड कट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके गाइज, सो सिंपली अभी आप इनके नाम स्पेसिफाई कर लीजिए। वन बाय वन आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपका हिस्टोग्राम कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। ओके, फ्रिक्वेंसी हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आपकी नेक्स्ट वन दैट इज़ सिंपली द टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम्स। यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम्स होते हैं, सिमेट्रिक हिस्टोग्राम्स होते हैं, बाई मॉडल हिस्टोग्राम होता है, प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम होता है, राइट। तो नॉर्मली अगर हम हिस्टोग्राम्स की बात करें तो 4 ही टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म, सिमेट्रिक, बाई मॉडल, प्रोबेबिलिटी। ओके, दिस इज द सिंपल टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, एंड फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो था वो मैंने आपको अभी बताया है। ओके, नाउ डिटेल अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम जस्ट एक लेआउट सीख रहे हैं इसका। ओके, नाउ सबसे पहला जो था हमारा अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो था नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
In journal, a histogram chart will typically show a normal distribution. अगर हम एक सिंपल से सिंपल हिस्टोग्राम चार्ट की बात करें, वो आपको एक सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा, which means that the majority of occurrences will fall in the middle of the column. अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मीन्स नॉर्मल फ्रिक्वेंसी बनाना चाहूँ तो इस तरीके का कुछ नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होता है. यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको ये बोल रही है, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, दिस इज़ माय वाई एक्सिस, ये इस तरह से बेल शेप्ड एक कर्व आपके पास बनेगा. दिख रहे हैं ना आपको, इस तरीके से बन रहा है, ये बेल की तरह दिख रहा है, जैसे टेम्पल में बेल होती है ना, बेल शेप का. In journal, a histogram chart will typically show a normal distribution, which means that the majority of occurrences, इसका ये मतलब हुआ कि majority occurrences का मतलब तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर मतलब संभावना कहाँ है कि डाटा आपको कहाँ पे मिलेगा, will fall in the middle of the columns, यहाँ पे. Okay, frequency distribution can be a key aspect of charting normal distribution, which shows ऑब्जर्वेशन प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड अमंग स्टैंडर्ड डेविएशंस. आपने सिंपल इसका फंडा याद रखना है कि जब भी हम एक सिंपल हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं, नॉर्मली जो चार्ट आपका बनता है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बनता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, जस्ट एक एक्स और वाई एक्सिस के बीच में फ्रिक्वेंसी और टाइम इंटरवल के बीच में एक ऐसा ग्राफ है जो बेल की तरह दिखता है, बेल शेप होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया है. और मिडल में ये जो मीन होता है, इसका मीन्स पीक होता है, यहाँ पे इसका मीन होता है. दैट मीन्स कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि डाटा आपका यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में फाइंड आउट होगा. राइट गाइज. और अगर कोई डेविएशंस नहीं आती हैं, डेविएशन क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन. अब किसी पर्सन को नहीं पता है, मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होंगे, फिजिक्स के होंगे, नॉन मेडिकल के होंगे, दे वेरी वेल नो. लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ी दिक्कत है. वो इसलिए गाइस क्योंकि अब आपको पता ही है कि कंप्यूटर साइंस हर पर्सन सीख रहा है, चाहे वो आर्ट्स का है, मेडिकल का है, नॉन मेडिकल का है. आर्ट्स वाले स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत आती है बिकॉज उसमें बहुत सारी टर्म्स साइंटिफिक होती हैं. दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स वन बाय वन अकॉर्डिंग टू अवर नीड ऑफ द टॉपिक. ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है मैं आपको सिंपल बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं करंटली कुल्लू में रहती हूँ तो मैं कुल्लू का ही एग्जांपल लेती हूँ. यहाँ पे छोटी छोटी प्लेसेस हैं. फॉर एग्जांपल, मैं मेनली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में रहती हूँ, मेन जो हमारा ढालपुर एरिया है वहाँ पे. ओके, तो कुल्लू से अगर हम जा रहे हैं मंडी की तरफ, ओके, कुल्लू से हम लोग जा रहे हैं मंडी की तरफ, तो रास्ते में आना है भुंतर है, मोहल है, शमशी है, ऐसे छोटे छोटे प्लेसेस हैं, औट है, टकोली है. ओके, फॉर एग्जांपल, कुल्लू से मैं रोज़ ट्रैवल करती हूँ भुंतर के लिए. ओके, मैं ऑफिस जाती हूँ, रोज़ मैं ट्रैवल कर रही हूँ भुंतर के लिए, ऑफिस बस लगी है. ठीक है, मान लो किसी कारण से आज ऑफिस बस का टाइम है फॉर एग्जांपल 8 AM, सुबह मॉर्निंग में 8 AM में. ओके, अब मान लो मैं ऑफिस के लिए निकली, मैं नीचे मतलब बस स्टैंड पे जहाँ से भी बस हम लोग लेते हैं बस स्टॉप से, वहाँ से मैंने बस लेती हूँ मैं डेली. लेकिन जैसे मैं बस स्टॉप पे पहुँची, मुझे ड्राइवर का फ़ोन आ जाता है कि मैम आज बस नहीं आ रही है. ओके, तो अब ये काउंट होगी कि आज बस नहीं आई. ठीक है, तो ये क्या होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या है गाइस, सिंपल याद रखिए, क्या है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन. दैट मीन्स आज बस नहीं आई. ठीक है, नहीं आई, उसका अब हम ढूंढेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस वजह, ये एक डेविएशन होगी कि बस आज नहीं आई तो मुझे प्राइवेट बस से जाना पड़ा, या मुझे ऑटो करना पड़ा, या मुझे गाड़ी करनी पड़ी, जो भी मैं किसी भी तरीके से मुझे ऑफिस पहुंचना है. ठीक है, मीन्स ऑफिस वालों ने बोला कि आप अपना प्राइवेट व्हीकल करके आ जाइए, आज बस नहीं आ रही है. अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन तो हुई है. डेविएशन क्या हुई है कि बस नहीं आई. ठीक है, उससे कितने सारे लोग सफ़र हुए हैं. सफ़र ये होगा, अब देखिए हम टाइमली ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे. मे बी अगर हमें उसी टाइम में कोई बस मिल जाती है तो हम पहुंच सकते हैं, नहीं मिलती है तो मैं लेट हो रही हूँ. ठीक है, लेकिन अब हम ये रूट कॉज फाइंड आउट करेंगे कि डेविएशन तो हुई है, लेकिन क्यों हुई है.
डेविएशन हुई है, हो सकता है कि बस ख़राब हो गई है, रास्ते में आ रही थी, रास्ते में ही ख़राब हो गई, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया है, हो सकता है ऑयल ख़त्म हो गया और वहाँ पे आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं था, ठीक है। तो उसके वो मतलब वो क्या है, उसके रूट कॉजेज़ हैं कि इस वजह से डेविएशंस आई हैं, या ड्राइवर की तबीयत ख़राब हो गई, ड्राइवर टाइम से नहीं पहुँचा, ठीक है। ये सारे क्या हैं, उसके रूट कॉजेज़ हैं। अब हम बात करते हैं कि रूट कॉजेज़ तो हैं कि इस वजह से डेविएशन हुई है, ये हमने कॉज निकाल दिए कि ये कॉजेज़ थे उसमें से। अब ये मैं सिर्फ अपना एक अंदाज़ा लगा रही हूँ कि ऐसा हुआ है। जब हम एग्जैक्टली ऑफिस पहुँचेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि जी ड्राइवर नहीं आया था, वो बीमार था या कुछ भी था इशू, ठीक है। तो इस वजह से आज बस नहीं पहुँच पाई टाइम पे, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, उस रूट कॉज को रिमूव करने के लिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह की डेविएशंस ना हो, फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ले रहे हैं, ओके। मीन्स प्रिकॉशंस तैयार कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 2 से 3 ड्राइवर होने चाहिए, एक नहीं आता तो दूसरा, ठीक है। या फिर अगर बस में कोई खराबी तो इमिडिएटली दूसरी बस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही बस है, 2-3 बसेस तैयार रहनी चाहिए। अगर एक ख़राब होती तो इमिडिएटली दूसरी बस को हम हायर कर सकें, तब तक दूसरी वाली रिपेयर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, उसके प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं ताकि फ्यूचर में इस तरह की डेविएशंस ना हो। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। आई सिंपली एक्सप्लेन टू यू बाय गिविंग अ सिंपल नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो कहीं पे मतलब सिंपल सा है कि कोई चीज़ नॉर्मली होती है, अगर वो नहीं हो रही है किसी वजह से, तो आपने उसका पहले रूट कॉज ढूंढना है कि क्यों नहीं हुई, और फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रिकॉशंस ढूंढनी होती है ताकि वो डेविएशन दोबारा ना हो, ओके। दिस इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट गाइज। आई थिंक कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं, ये तो बात होगी कि हिस्टोग्राम जो है वो आपका नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनता है, दैट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे, अभी मैं आपको जस्ट थ्योरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज बिफोर गो टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको थ्योरी पहले क्लियर होनी चाहिए। जब आपको थ्योरी अच्छे से समझ आ गई है तो आप आराम से प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाने के लिए क्या क्या मेथड्स हमें पाइथन में यूज़ करने पड़ते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। फर्स्ट है, टू ड्रॉ दिस वी विल यूज़ टू ड्रॉ दिस व्हाट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस तरीके का कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम डॉट नॉर्मल, पैरेंथेसिस लगी है गाइस, दैट मीन्स ये क्या है, मेथड है। पाइथन में, जावा में हम लोग इसको मेथड बोलते हैं, C++ में अगर आप जाएंगे वहाँ पे हम इसी चीज़ को फंक्शन बोलते हैं, सिर्फ नाम अलग है, काम सेम है। रैंडम डॉट नॉर्मल आपका क्या है, मेथड है। किस लिए यूज़ होता है, मेथड फॉर फाइंडिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। इट हैज़ 3 पैरामीटर्स, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। सिंपल आपने याद रखना है, रैंडम डॉट नॉर्मल मैथड को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फाइंडिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा मैथड पाइथन में यूज़ करोगे, रैंडम डॉट नॉर्मल मैथड। इट हैज़ 3 पैरामीटर्स, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। लॉक मीन्स लोकेशन, एवरेज वेयर द टॉप ऑफ द बेल इज लोकेटेड, ओके। लोकेशन का मतलब होता है मीन गाइस, मैं आपको सिंपल बताऊं, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बेल शेप कर्व है, यहाँ पे मीन वैल्यू जो है, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है डाटा फाइंड आउट होने की, उसको हम बोलते हैं लोकेशन या मीन या एवरेज बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 नंबर्स है, 2 + 4, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसका मीन निकालिए, मीन कैसे निकालते हैं गाइस, दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे, प्लस करके जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल प्लस करके हमारे पास 6 आ गया, मीन्स जितने आपके पास नंबर्स हैं उनको आपस में प्लस करना है, और डिवाइड किससे करना है, जितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं 1 2, तो आपने इसको 2 से डिवाइड करना है। मीन्स पहले आपने उन नंबर्स को आपस में प्लस करना है और फिर वो कितने नंबर्स हैं उसको काउंट करके उसी से डिवाइड करना है।
जैसे प्लस किया 6 आ गया, कितने नंबर्स है 1 2, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया गाइस 3। तो इसका मीन कितना आ गया आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो मीन वैल्यू जो भी डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा, दिस इज़ द मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। ओके, तो आगे हम कैलकुलेट करेंगे जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका लेंगे। तो लोकेशन या एवरेज हम इसको बोलेंगे या मीन इसको बोलेंगे, वो कहाँ पे मिलता है आपको, टॉप, बेल के टॉप पे। स्केल क्या चीज़ है गाइज, स्केल मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, हाउ यूनिफॉर्म यू वांट द ग्राफ टू बी डिस्ट्रीब्यूशन। स्केल वैल्यू शो कर रही है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कितना यूनिफॉर्म आपका ग्राफ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको आप और भी अच्छी तरीके से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप डेली क्लासेस अटेंड करते हो, ठीक है, आपकी अटेंडेंस लगती है गाइस, डेली अटेंडेंस लगती है। फॉर एग्जांपल एक मंथ है, जैसे ये अभी आपका अगस्त चल रहा है, इसमें 31 डेज होते हैं। 31 में से हॉलीडेज निकाल के आप जितने दिन स्कूल जाते हो या क्लासेस अटेंड करते हो, आपका एक अटेंडेंस चार्ट बनता है कि इतनी अटेंडेंस आपकी हुई है। फॉर एग्जांपल 31 में से आपके मान लेते हैं 20 वर्किंग डेज है। वर्किंग डेज में से अगर आप जो है सिर्फ 5 ही डेज आपने क्लास अटेंड की, बाकी 15 डेज क्या है आपका स्टैंडर्ड एविएशन हुई, स्केल वैल्यू लेते हैं वो हम लोग, ठीक है। क्यों हुई वो कोई भी रीज़न हो, लेकिन स्टैंडर्ड एविएशन हुई क्योंकि 20 डेज क्लासेस थी, 20 डेज वर्किंग डेज थे, उसमें से आपने 5 ही डेज अटेंड किए हैं, तो 15 क्या है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, वो किस तरीके से हम लोग लेते हैं हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी जस्ट हम ये ले रहे हैं कि जब भी हमें प्रैक्टिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाना है तो हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल में। रैंडम नॉर्मल, लोकेशन हो गया, स्केल हो गया, फिर हम बात करते हैं साइज़ की। शेप ऑफ द रिटर्निंग एरे, द फंक्शन हिस्ट इन द पाइप्लॉट मॉड्यूल ऑफ द मैटप्लॉटलिट लाइब्रेरी इज़ यूज टू ड्रॉ हिस्टोग्राम्स। सिंपल सी बात है, जब भी हमने हिस्टोग्राम बनाया था, आपको पता है मैटप्लॉटलिट लाइब्रेरी होती है पाइथन के सॉफ्टवेयर में, उसमें आपका पाइप्लॉट मॉड्यूल है, उसके अंदर आपको हिस्ट फंक्शन मिलेगा। जब भी आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो हम हिस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो शेप साइज़ आपकी कैसे होनी चाहिए, वो साइज़ पैरामीटर से आपकी डिसाइड होती है। इसके अंदर फर्दर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है इट हैज़ पैरामीटर। साइज़ के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हम लोग लेंगे, ये देखिए, डाटा हो गया, दिस पैरामीटर इज़ अ डाटा सीक्वेंस, हमें बताएगा कि सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए डाटा की। बिन आपको मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये हिस्टोग्राम है, तो ये कितने नंबर ऑफ बिन्स, कितने नंबर ऑफ ये रेक्टेंगल्स आपके बनने चाहिए, जितने आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप बिन की वैल्यू स्पेसिफाई कर दीजिए। नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो भी एक्स एक्स और वाई एक्सेस की वैल्यू स्पेसिफाई की होगी ना, उसके अकॉर्डिंगली बिन्स बनते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करते हो कि इतने ही बनने चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बताया भी था चेंज करके प्रैक्टिकल एग्जांपल में कि आप कैसे कैसे वैल्यूज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके हिस्टोग्राम की ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हो। डेंसिटी, दिस पैरामीटर इज ऑप्शनल, ये पैरामीटर आपका ऑप्शनल है। एंड कंटेन्स अ बुलियन वैल्यू, इसमें बुलियन वैल्यू होती है। बुलियन वैल्यू आई डोंट थिंक कि किसी को पता नहीं होगा। बुलियन मीन्स उसमें दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, या ट्रू या फॉल्स, 0 या 1, या तो वो चीज़ होगी या नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने आज क्लास अटेंड या तो करनी है या तो नहीं करनी है, यस और नो, ठीक है। अल्फा वैल्यू इज एन इंटीजर बिटवीन 0 and 1 विच रिप्रेजेंट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ईच हिस्टोग्राम। अल्फ़ा की वैल्यू जो भी आप डिसाइड करोगे जो भी डालोगे, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एन द मोर द ट्रांसपेरेंट ऑफ द हिस्टोग्राम। मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू डिसाइड होती है, अभी जब हम प्रैक्टिकल लेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि अल्फ़ा की वैल्यू हम कैसे लेते हैं। जो भी वैल्यू आप डालेंगे ना उसके अकॉर्डिंगली हिस्टोग्राम आपका बनेगा। मीन्स आप ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो ज़्यादा आपके पास कंजस्टेड हिस्टोग्राम्स बनेगा। अगर आप डिक्रीज़ करेंगे, जैसे आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मीन्स जो भी डायग्राम या हिस्टोग्राम आपका बने वो क्लियरली आपको शो हो कि इस तरीके का होना चाहिए, बस। ओके, मीन्स वो देख के समझ आए। अगर आप ज़्यादा कंजस्टेड कर देंगे तो आपको भी अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो जाएगी व्हाट इज़ दिस। ओके, सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है अल्फ़ा की वैल्यू को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं दैट आई विल शो यू इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ओके,
सो यहाँ पे जस्ट हम थ्योरी सीख रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को लेनी है, राइट गाइस. So okay guys, so this is all about for today's lecture. If you have any query, इस लेक्चर में जस्ट मैंने आपको टाइप्स बताए हैं कि हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं और टाइप्स कितने होते हैं नॉर्मल, और आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट एक लेआउट मैंने दिखाया है कि हिस्टोग्राम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कौन कौन से मेथड, कौन कौन से पैरामीटर्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं. ओके, so this is only a demo lecture, or I can say that this is simply a practical layout example before go through the normal distribution. Okay, right guys, so this is all about for today's lecture. If you have any query, any doubt, please comment me on the comment section of my YouTube channel, and welcome for your suggestions. And if you like my video, please like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys, take care, bye bye.